लोग पढ़ेंगे ये संविधान सभा, इसका गठन कैसे हुआ, इसके पीछे की जो घटनाएं रही वो, और कौन कौन सी समितियां थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत सारी नई जानकारियां आपको मिलेंगी। लेकिन जो लोग नए हैं चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अधिक से अधिक। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है आपसे, आपको बताना है कि पूरे विश्व में संविधान की अवधारणा, दैट मीन्स विचार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे कि संविधान की मांग कब कब की गई। तो पहली बार 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की कि संविधान के अनुसार देश का शासन चले। आपको पता हो कि इस समय ब्रिटिश सरकार यहाँ पे रूल कर रही थी, तो इन्होंने मांग किया कि भारत का अपना संविधान हो और उसके अनुसार देश का शासन चले। तो पहले व्यक्ति होंगे बाल गंगाधर तिलक। अगले व्यक्ति 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जो है वो संविधान की मांग की। आपको पता हो कि इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था इंडिया में। नेक्स्ट बात करेंगे तो आपका 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आया था। ये नेहरू रिपोर्ट को डिटेल में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी आप नेहरू रिपोर्ट समझिए। नेक्स्ट 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय, ये स्वराज पार्टी से थे। 1934 में ही जो है कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया। तो कांग्रेस के द्वारा पहली बार ऑफिशियली मांग किया गया 1934 ईस्वी में। यहाँ पे कंफ्यूजन वाला चीज है, हम उसको बताने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस ने मांग किया कब? 1934 में। अब मांग किया तो कांग्रेस में एक या दो मेंबर ने मांग किया होगा। होता क्या था कि जब भी कुछ मांग होती थी तो यहाँ पर 1934 में मांग हुई और उसके बाद हो सकता है उसी बैठक में, नहीं तो अगले बैठक में, अगले सेशन में उसको जो है अप्रूवल कर दिया जाता था पूरे पार्टी की तरफ से। तो मांग किया गया कांग्रेस की तरफ से 34 में, कुछ मेंबर मांग किए होंगे और पूरे कांग्रेस पार्टी ने स्वीकृति या कहें सहमति, अप्रूवल दे दिया कब? 1935 ईस्वी में। ठीक है, वैसे आपके लिए यही महत्वपूर्ण है कि मांग कब किया गया। यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि पूरे कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्वीकृति कब दी, तब हम कहेंगे 1935 ईस्वी में। मांग किया गया कब? 34 ईस्वी में। ठीक, वैसे ये क्वेश्चन और ये चारों ही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका 1922 में महात्मा गांधी। ठीक है, जब पूछता है क्वेश्चन पहली बार तो कई बार बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन नहीं होता। ऐसी स्थिति में आपको महात्मा गांधी जो है वो चूज करना होगा। है यदि वो बाल गंगाधर तिलक तो फिर आप बाल गंगाधर तिलक करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये तो रहा मांग कि संविधान हो। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कब माना? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार 1940 ईस्वी में जो है वो अगस्त ऑफर के माध्यम से मांग को मान लिया। अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, कि भारतीयों का अपना एक संविधान होगा। फिर 2 साल बाद जो है 1942 ईस्वी में एक आया था क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन के अंतर्गत सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यक्ति हैं। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स यही आए थे इंडिया और इन्हीं के नाम पे ये क्रिप्स मिशन है। तो इस क्रिप्स मिशन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ये एक्सेप्ट किया कि भारत का जो संविधान बनेगा उसके लिए एक संविधान सभा होगी और ये संविधान सभा जो है वो निर्वाचित होगी, इलेक्टेड होगी। ठीक है, चुने जाएंगे, इलेक्टेड होंगे वोट के माध्यम से। जब हम वोट के माध्यम से चुना जाता है उसी को हम इलेक्टेड कहते हैं। समझ पाए इसे? पहली बार संविधान की मांग एक्सेप्ट किया गया 40 में, लेकिन यदि बोलेगा कि निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण, तब हम कहेंगे 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि कहीं ये तो नहीं पूछा है निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण, तो फिर ऐसी स्थिति में ये होगा। और बोला केवल संविधान का मांग कब स्वीकार किया गया अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, तो आपका 1940 होगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने मान लिया जरूर, लेकिन ये क्रिप्स मिशन जब इंडिया आया, ठीक है, तो इस क्रिप्स मिशन ने कहा कि ये सारी जो योजनाएं हैं या जो हमारे प्रस्ताव हैं ये युद्ध के बाद इंप्लीमेंट किए जाएंगे। आपको पता हो कि 1939 से लेकर के 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इन्होंने कहा कि युद्ध की समाप्ति के बाद ये सभी चीज किए जाएंगे। अब इस कारण जो है गांधी जी और जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड का मतलब बाद वाला। ठीक है, तो ये पोस्ट डेटेड चेक है। अब पोस्ट डेटेड क्यों कहा गया? क्योंकि आए 42 में और इन्होंने बोला ये सारा इंप्लीमेंट कब होगा? बाद में। ठीक है, लड़ाई खत्म होगा तब, तो बाद में ही उसी को तो कहते हैं पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड में बाद वाला डेट। तो गांधी जी ने क्या कहा? क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक। जवाहरलाल नेहरू
2 शब्द और जोड़ दिए और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि टूटते हुए बैंक या कहें खत्म होते हुए बैंक पर ये लिखा हुआ पोस्ट डेटेड चेक है। टूटते हुए बैंक को क्रैम्बलिंग चेक, तो पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैम्बलिंग बैंक ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। केवल पोस्ट डेटेड गांधी जी ने कहा, लेकिन टूटते हुए बैंक के नाम पोस्ट डेटेड चेक ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। समझ पाए इसे? चलिए, दैट मीन्स इसको एक्सेप्ट नहीं किया कांग्रेस ने, और जब एक्सेप्ट किया नहीं तो फिर अगला जो पड़ाव आया वो कहां पर आया, देखिए जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंड हुआ, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और इसके बाद जो है वहां पे सरकार बनी और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। क्लीमेंट एटली जो है लेबर पार्टी से थे। कई बार इनकी पार्टी का नाम पूछता है कौन पार्टी से थे, तो याद कैसे रखिएगा, एटली, और इसको पढ़िए एटा, ईंट को एटा कहते हैं, ब्रिक्स को, और एटा या ईंट का संबंध किससे होता है? लेबर से। दैट मीन्स एटली किससे थे? लेबर पार्टी से संबंधित थे। इन्होंने 1946 ईस्वी में एक दल भेजा भारत, और वो जो दल थे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स का दल था। 3 कैबिनेट मिनिस्टर का एक दल इन्होंने भारत भेजा, जिन्हें जाना गया कैबिनेट मिशन के नाम से। नाम कैबिनेट क्यों पड़ा? क्योंकि जो आए 3 वो तीनों के तीनों जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। कौन थे 3? एक तो आपका सर पैथिक लॉरेंस, ये हेड थे सर पैथिक लॉरेंस, और एक आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि 42 में भी आए थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। लेकिन ध्यान रखिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हेड नहीं थे यहाँ पे हेड कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। एक और मेंबर थे एबी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों का नाम याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में। सर पैथिक लॉरेंस हेड और 2 और मेंबर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक, अब ये जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इन्होंने कई कार्य किए। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि इन्होंने एक संविधान सभा के गठन का एक प्रस्ताव रखा कि एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। अब ये संविधान सभा क्या करेगा भाई? तो ये संविधान सभा भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितने इसमें मेंबर थे और किस किस तरह से थे। ठीक है, तो संविधान सभा में मेंबर कितने हों इसके लिए क्या किया गया, तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर निर्धारित किया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर निर्धारित किया गया, और इस तरह से पूरे देश में टोटल जो संख्या बनी वो बनी 389। अब ये 389 2 तरह से थे। ये 2 तरह से क्या थे, तो आपको समझना पड़ेगा कि इस समय भारत जो है मुख्य रूप से 2 तरह के यहाँ पे प्रांत हुआ करते थे। एक जहां पे डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार रूल कर रही थी, जहां डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार रूल कर रही थी उसको कहा गया ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंस, प्रांत में राज्य समझ सकते हैं। और एक ऐसा जहां पे देसी राजा या देसी शासकों का शासन चल रहा था, उन्हें कहा गया देसी रियासत, और इंग्लिश में कहें तो प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो निर्धारित हुआ कि 93 जो होंगे वो देसी रियासत से आएंगे, और आपका 296 जो आएंगे वो ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। इस 296 को 292 + 4 पढ़िए, तो ये ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, और इतने जो आएंगे वो देसी रियासत से आएंगे। अब यहाँ पर 292 + 4 क्यों लिखा है मैंने? ऐसा इसलिए लिखा है ना कि 292 प्रांत से आएंगे, जिसको आप राज्य कह सकते हैं, और ये 4 जो है वो आपका कमिश्नरी से आएगा, ब्रिटिश कमिश्नरी। ये कमिश्नरी क्या है? तो जिस तरह से अभी केंद्र शासित प्रदेश होता है यूटी, उसी तरह से उस समय हुआ करता था कमिश्नरी। तो 4 मेंबर कमिश्नरी से होंगे, और 292 जो होंगे वो प्रांत या राज्यों से होंगे। अब यहाँ पे हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दे कि उस समय 4 कमिश्नरी कौन कौन थे। तो 4 कमिश्नरी थे, ये सभी अजमेर राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ेगा। एक आपका बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, कई बार पेपर में पढ़ते हैं। एक आपका कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक में पड़ेगा, और एक आपका दिल्ली, सभी को पता है। ठीक है, ये याद रखने के लिए कैसे याद रखिएगा, अजमेर ए, बलूचिस्तान बी, कुर्ग को सी कर लीजिए और दिल्ली को डी कर लीजिए। दैट मीन्स को सीधे पढ़िए ABCD। ठीक है, तो ये 4 कमिश्नरी हुआ करते थे उस समय। ठीक है, अब कहा क्या गया कि ये 292 + 4 जो आएंगे कैसे निर्धारित होगा कि किन किन लोगों को यहाँ पे भेजा जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए ब्रिटिश प्रांत है, तो प्रांत में जो विधानसभा थी ना, विधानसभा, फर्स्ट वीडियो में हम चर्चा किए हैं विधानसभा क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बोला गया कि वही लेजिस्लेटिव असेंबली चुनेगा।
आम जनता नहीं चुनेगा, ध्यान रखिएगा, कॉमन पीपल नहीं चुनेगा। यदि कॉमन पीपल चुने तब उसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। यदि कॉमन पीपल चुने तो उसे कहेंगे डायरेक्ट इलेक्शन, और कॉमन पीपल ना चुने तब उसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पे हम बोले कौन चूज करेगा, जो विधानसभा है वो। तो विधानसभा यदि चूज कर रहा है तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, दैट मीन्स ये क्या था, एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, जनता होती, जनता चुनती तब कहते डायरेक्ट इलेक्शन। जनता नहीं चूज कर रही है तो इसको कहेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुन के भेजेंगे। विधानसभा के जो मेंबर हैं वही लोग चुनेंगे और उन लोग चुन करके जो है वो वहां पे संविधान सभा में सभी लोगों को भेजेंगे। ठीक है, चलिए अब ये देशी रियासत वाले जो आएंगे 93, ये कैसे निर्धारित होगा। तो यहाँ पर तो विधानसभा नहीं होता, राजा है तो विधानसभा नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा गया कि राजा मनोनीत करेगा। मनोनीत करना का मतलब होता है अपने मन से, राजा का मन जिसको भेजे। ठीक है, राजा का मन जिसको भेज दे। ठीक है, जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये निर्वाचित और इसमें क्या होता है, तो ध्यान रखिए, निर्वाचित हम तभी कहेंगे जब वोट डाला जाएगा। अपने मन से कर दे रहा है तो मनोनीत हो जाएगा। तो यहाँ पर मनोनीत और यहाँ पे क्या थे, निर्वाचित। क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा का जो गठन हुआ उसके जो मेंबर थे वो क्या थे, तो हम कहेंगे कि कुछ जो हैं वो तो निर्वाचित थे, इलेक्टेड थे विधानसभा के द्वारा, और कुछ जो थे वो मनोनीत थे, नॉमिनेटेड थे। दोनों ही तरह के थे। समझ पाए इसे। चलिए अब आपको यहाँ पे कुछ और चीजें जो है वो ध्यान रखनी है कि इस देशी रियासत में एक हैदराबाद ऐसा था जिसने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया। संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया। ठीक, चलिए अब यहाँ पर कुछ और हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो आपका है ना 292+4, यहाँ पे यदि हम पार्टी के आधार पे विभाजन देखें, ठीक है, पार्टी उस समय भी हुआ करता था, तो सबसे अधिक जो मेंबर थे वो कांग्रेस के। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से 208 मेंबर, ध्यान रखना है, सबसे अधिक मेंबर थे कांग्रेस से। एक लेखक हैं ऑस्टिन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो संविधान सभा है उसमें कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ही संविधान सभा है और संविधान सभा कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है उसके मेंबर की संख्या अधिक थी, इसलिए उन्होंने कहा कि संविधान सभा में वर्चस्व है किसका, तो कांग्रेस पार्टी का। सबसे अधिक मेंबर कांग्रेस पार्टी से थे, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। नेक्स्ट यदि बात करेंगे दूसरी सबसे बड़ी पार्टी तो मुस्लिम लीग, लेकिन यदि देखा जाए तो आसमान जमीन का अंतर है। यही कारण था कि जो मुस्लिम लीग है उस समय के बड़े नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने रट लगा लिया कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, मेंबर काफी कम रहे, उनको लगा कि हमारा बस चलेगा नहीं, हमारी बातों को माना नहीं जाएगा, तो उन्होंने अलग पाकिस्तान का मांग जो है और पुरजोर तरीके से उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि टोटल जो है उसमें से हिंदू कितने थे, माने समुदाय के आधार पे, तो हिंदू 213 थे। ठीक है, हिंदू कितने थे 213, और मुस्लिम थे 79। बोलिएगा इसमें भाई ये पार्टी के आधार पे विभाजन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस से 208, मुस्लिम लीग से इतना, और ये संप्रदाय के आधार पे है, कम्युनिटी के आधार पे 213 हिंदू और 79 जो है वो आपका मुस्लिम। ठीक, एक और काफी रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन कि पूरे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। ठीक है, माने जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे पुरुष कितने थे और महिलाएं कितनी थी, तो 389 में से आपका महिलाओं की संख्या जो है 15। ठीक है, अब पुरुष कितने तो घटा लीजिएगा, उतना में तो आता है आपको। ठीक है, तो ये 15 महिलाएं थी, हम यहाँ पे 15 लिख रहे हैं। आप बुक पढ़ेंगे तो कहीं आपको 12 मिलेगा, कहीं आपको 9 मिलेगा, कहीं आपको 8 मिलेगा, लेकिन सही है 15। यूपीपीएससी में आपका 2015 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा है, और वहां पे तो 12, 9, 8 ऑप्शन भी नहीं था, तो वो सब हो नहीं सकता, ये 15 ही होगा, और ऑफिशियल डेटा भी यही बताता है 15। ठीक, इस 15 में से एक दो जो काफी बड़े बड़े नाम हैं, उसमें से एक आपका कादम्बिनी गांगुली। ये कादम्बिनी गांगुली इंडिया की पहली फीमेल ग्रेजुएट है। फीमेल ग्रेजुएट मैंने ग्रेजुएट करने वाली पहली महिला, आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सरोजनी नायडू, आप अच्छी तरह से जानते हैं सरोजनी नायडू को स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये दो बड़े नाम हैं और बाकी और भी कई थे। ठीक,
ये यहाँ से क्वेश्चन बनता था, इसलिए हम इसका चर्चा कर लिए। थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिस हो जाए यदि, तो आप उसको नोट्स से जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कुछ चीज मिस हो जाए बोलते हो, वो सारा नोट्स में आपको मिल जाएगा, इसलिए नोट्स देख लीजिएगा। हम लोग नोट्स को अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में। अब ये जो संविधान सभा बनी, ठीक है, इस संविधान सभा की बैठक होगी तभी तो कुछ कार्य संभव होगा। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946, डेट एकदम याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई। आप गांव तरफ भी देखते होंगे, जब भी कुछ बैठक होती है तो उसके कोई ना कोई एक अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष बने इस बैठक की, जो अध्यक्षता जिन्होंने की, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब सच्चिदानंद सिन्हा ने ही क्यों की अध्यक्षता, इसका रीजन था कि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। 389 जो मेंबर हैं उसमें से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। हालांकि ध्यान रखना है कि पहली बैठक में जो है आपका 389 मेंबर नहीं थे। रीजन कि जो मुस्लिम लीग है उसने बहिष्कार किया कि हम संविधान सभा का हिस्सा नहीं रहेंगे, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए और पाकिस्तान की जो संविधान सभा बनेगी हम उसके मेंबर रहेंगे। इसके अलावा कई देशी रियासत ने भी भाग लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो आप ये डेट याद रखिए। फिलहाल 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा बने अध्यक्ष, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। समझ पाए इसे। अब कभी कभार ये क्वेश्चन ये पूछा है, एक दो बार पूछा है कि ये किस देश के तर्ज पे था कि किसी बुजुर्ग को बना दिया जाए अध्यक्ष, तो फ्रांस के तर्ज पे है। ठीक है, फ्रांस में भी ऐसा हुआ था कि वहां की जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो सबसे बुजुर्ग को बना दिया गया था क्या, अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए ये अस्थायी अध्यक्ष है, टेम्पोररी। अस्थायी मतलब जब तक परमानेंट कोई ना चुन लिए जाए तब तक आप काम करेंगे। नेक्स्ट बैठक हुई 2 दिन के बाद। ठीक है, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने, अस्थायी अध्यक्ष। दैट मींस ये बस 2 दिन तक रहे ये सच्चिदानंद सिन्हा। अब अस्थायी अध्यक्ष आ चुके हैं तो अब इनका पद स्वतः ही जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने क्या, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष बने HC मुखर्जी। HC मुखर्जी। बोलिए उपाध्यक्ष क्यों, यदि अध्यक्ष न हो, अनुपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का काम करने के लिए एक चुना क्या गया, उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये अध्यक्ष बने और ये क्या बने, उपाध्यक्ष। फिर अगली बैठक 2 दिन के बाद, तो 2 दिन बाद जोड़िए 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ भाई, ठीक है, तो इसमें आपका जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, उद्देश्य का मतलब क्या होता है, पर्पस। प्रस्ताव दैट मीन्स प्रपोजल। तो इन्होंने उद्देश्य रखा कि ये संविधान सभा जो गठित हुई उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया। ओब्वियस है, संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसका सबसे कह सकते हैं मेन उद्देश्य तो संविधान का निर्माण करना था। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से ये बना है, वही प्रस्ताव रखा गया किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में जिन जिन बातों को रखा, जिन जिन बातों को बोला, उसी का परिवर्तित रूप आगे चल करके हमारे देश की जो संविधान का प्रस्तावना है, प्रियम्बल, वो बना। हमारे देश की प्रस्तावना जो है बनी, वो जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को ही परिवर्तित करके बनाया गया। ठीक है, चलिए, तो ये बैठकें हो गई। अब अंतिम बैठक की बात कर लें यहीं पर। तो अंतिम बैठक हुई जस्ट 2 दिन पहले, मतलब जो 2 दिन पहले कहने का क्या मतलब हम बता रहे हैं, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। इसी अंतिम बैठक में जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुन लिए गए। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति चुन लिए गए 24 जनवरी 1950। और आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है वो भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है इससे पहले का बात कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है वो संविधान बन करके तैयार हो गया था, पूरी तरह से तैयार हो गया था। प्लस संविधान सभा ने उसको एडॉप्ट भी कर लिया, स्वीकार भी कर लिया कि ये हमारे देश का संविधान है। ठीक है, तो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, 1949। उसी दिन संविधान सभा ने उसको एडॉप्ट कर लिया, पास हो गया फाइनली। और संविधान के कुछ अनुच्छेद को उसी दिन लागू कर दिया गया। टोटल 15 अनुच्छेद को इस दिन लागू किया था, जिसमें नागरिकता से जुड़ा हुआ
जो अनुच्छेद है वो महत्वपूर्ण था। तो कुछ अनुच्छेद इसी तारीख को लागू हो गए, ठीक है। और फिर बचा हुआ सारा चीज लागू हो गया कब? 26 जनवरी 1950। अब बोलेंगे कि बनकर तैयार यहाँ पर हो गया तो फिर वेट क्यों किया गया इतना दिन? उसके पीछे वजह है, वो हिस्ट्री से छुपा हुआ, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस ने जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया था। भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था लेकिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। और उसी 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रही थी कांग्रेस, ठीक है। अब ये डेट भूल ना जाए, इस डेट को अमर रखने के लिए बोला गया क्या, इसी तारीख को हम संविधान लागू कर दें, ठीक है। तो संविधान इसी तारीख को लागू इसलिए किया गया क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, ठीक है, 1930 से, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है ये चीज। चलिए अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा संविधान लागू कब हुआ, संविधान लागू कब हुआ, बस केवल इतना ही लिखा है, संविधान लागू कब हुआ। हम बोले कुछ अनुच्छेद यहाँ पे लागू हो गया पूरी तरह से। यहाँ ऑप्शन में यदि केवल ये है या केवल ये है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मार देंगे। बाय द वे दोनों है तो ये वाला करना होगा। हालांकि अभी तक आप इसको दिमाग में सेट करके रखे हैं संविधान लागू यहाँ हुआ, लेकिन ध्यान रखिए जब पूछा संविधान लागू कब हुआ तो ये डेट करना है। और एनसीईआरटी भी यही कहता है कि इसी तारीख को संविधान लागू हुआ, समझ पाए। लेकिन यहाँ पर वही चीज लिख दे कि पूरी तरह से कब लागू हुआ, पूर्ण रूपेण फुल्ली कब लागू हुआ, तो हम कहेंगे पूर्ण रूपेण लागू हुआ यहाँ पर। यहाँ पे पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था तो हम कहेंगे पूरी तरह से लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ठीक है। अब कंफ्यूजन ना हो शायद आपको, और इसमें कोई संदेह भी नहीं करिएगा कि हम कैसे आपका बात सही मान लें। आपको मानना ही पड़ेगा, आप आज मानिए या 2 साल बाद मानिए, यही सही है। एग्जाम में भी इसी तरह से आंसर माना गया है तो हम उसको आधार मान करके कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से जबरदस्ती आपको बोल दे रहे हैं। तो ये रहा। अब यदि आप बैठ करके काउंट करेंगे तो काउंट करिए, पहली बैठक 9 दिसंबर और अंतिम बैठक 24 जनवरी। ये पूरा टाइम ड्यूरेशन की यदि बात करेंगे तो ये पूरा समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक। और कहीं कहीं आप सुने होंगे कि 6 घंटा भी और लगा था। तो ऑप्शन में तो आपको इतना ही रहता है, ठीक है, लेकिन ये पूरा, ठीक। खर्च की बात करेंगे तो अधिकतर जगह खर्च यही मिलता है कि टोटल 64 लाख खर्च हुआ संविधान के निर्माण में। और जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए सारे कामों को कई कह सकते हैं कैटेगरी में बांट दिया था। उसके लिए कई समितियों का गठन किया गया था, ठीक है। और टोटल 17 समितियां बनी थी। टोटल कितनी समितियां? 17। आपको ये 17 कहीं कहीं 15 कहीं 14 लिखा मिलेगा, लेकिन रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 17 मानकर चलिएगा। टोटल 17 समितियां बनी। उन समितियों का चर्चा हम लोग करेंगे, अभी इंतजार करिए। तो 17 समितियां बनी। उसके बाद 60 से अधिक देशों के संविधान का अवलोकन किया। 60 से अधिक देश, समझ पा रहे? 60 से अधिक देश के संविधान का अवलोकन, उसका ऑब्जर्वेशन किया। लेकिन केवल 10 देश के संविधान से ही कुछ कुछ प्रावधानों को जो है वो कह सकते हैं लिया, ठीक है। हमारे देश का जो संविधान बना है तो हमारे देश का जो संविधान है उसमें आपका जो मैटर है, जैसे मौलिक अधिकार है या फिर मौलिक कर्तव्य है, तो वो लिए कहाँ से गए हैं? तो 10 विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया। और 1935 का भारत शासन अधिनियम उससे भी लिया गया। संविधान का अधिकतर चीज 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी चीज अलग अलग देशों से लिया गया है। हम इसका भी चर्चा करेंगे किस देश के संविधान से कौन सा प्रावधान जो है वो लिया गया है। संविधान में इतनी सारी समितियां हैं तो उन सारी समितियों के वर्क को कंपाइल तो करना पड़ेगा, दैट मीन्स एक साथ लाना पड़ेगा। किसी ने मौलिक अधिकार, किसी ने संघ का संविधान, किसी ने प्रांत का संविधान तैयार किया, तो उन सारे जो समितियों के वर्क को कंपाइल करने के लिए कमिटी बना, उसी को कहा गया क्या? प्रारूप समिति, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। जितनी भी समितियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति आपका प्रारूप समिति, या इसी को कहते हैं पांडुलिपि समिति, इंग्लिश में कहें तो ड्राफ्टिंग कमिटी। इस कमिटी का काम था सारे वर्क को कंपाइल करना और कौन कैसे आएगा उसको निर्धारित करना। इस प्रारूप समिति का गठन जो है आपका 1946 में नहीं हुआ, इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ, ध्यान रखिएगा।
बोलिएगा पहले क्यों नहीं हुआ? भाई सारे समिति वर्क तो कर ले तभी तो उसको कंपाइल किया जाएगा। तो इस समिति का गठन हुआ कब? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। मेंबर कितने रहे? तो ध्यान रखिए, एक थे अध्यक्ष, जो कि इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, काफी लोग कंफ्यूज करते हैं, हम क्या बोले कि पूरा संविधान सभा जिसमें कई समितियां थी, उस पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन केवल इस एक समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने ही किया है, नो डाउट, लेकिन ये केवल और केवल प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हुई इनकी अध्यक्षता में हुई, इसीलिए इन्हें जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, और इन्हें जो है आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। ये कानून के बहुत बड़े जानकार थे, इन्हें आधुनिक मनु प्राचीन काल में जो है एक बहुत बड़े जानकार थे कानून से जुड़ा हुआ, और ये आधुनिक काल के मनु कहे जाते हैं। ठीक है, ये एक अध्यक्ष हो गए और 6 अदर मेंबर थे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यदि पूछेगा कि प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, कितने अन्य सदस्य थे, अन्य माने अध्यक्ष को छोड़ के, तो कितने थे? 6। लेकिन बोलेगा कि टोटल कितने से, तो 1 और 6 7 होगा। कितने अदर मेंबर थे? तो 6, टोटल तो 7 हो जाएंगे ना, 6 और 1 7। तो लैंग्वेज जरूर पढ़िए, नहीं तो गलती कर जाएंगे। रेलवे में क्वेश्चन पूछा है कितने अन्य सदस्य थे, ऑप्शन 6 भी दिया, ऑप्शन 7 भी दिया, तो अन्य बोला तो अध्यक्ष को छोड़कर कहेंगे ना 6, मिला दें तो हो जाएगा आपका 7। इस में से जो है, ठीक है, इस 6 में से कौन कौन थे? एक अध्यक्ष हो गए। इस 6 में कौन कौन थे, तो वो नाम भी आपको याद रखना होगा। एग्जाम में पूछता है कि कौन इसमें जो है वो प्रारूप समिति के मेंबर थे और कौन नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, ठीक है, नाम इधर उधर ना हो जाए, इसलिए हम देख कर लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, मेंबर ये हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इधर उधर ना हो जाए इसलिए थोड़ा देख ले रहे हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल खुराना, बी.एल. मिश्र। ध्यान रखिएगा, बी.एल. मिश्र ने रिजाइन दे दिया था, तो उसके बाद जो है एन माधवन राव को बनाया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका डॉक्टर पी खेतान। ठीक है, डॉक्टर पी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो है वो टी कृष्णामाचारी को बनाया गया था। टी कृष्णामाचारी को बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 और एक अध्यक्ष। ठीक, ऑप्शन जब देता है तो काफी दूर दूर देता है, आप पकड़ लेंगे। ऑप्शन दे देता है सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी, तो सबके प्रारूप समिति में नहीं है। ठीक है, चलिए, अब ये प्रारूप समिति ने कंपाइल करके दे दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये एक व्यक्ति थे, कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर दैट मीन जो अच्छे हैंडराइटिंग में लिख सके। तो इन्होंने क्या किया कि जो प्रारूप समिति ने वर्क दिया, सभी का वर्क कंपाइल करके दिया, प्रारूप समिति ने दिया, उस वर्क को इन्होंने हैंड राइटिंग, एकदम बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा। ठीक है, तो हाथ से लिखा इन्होंने। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ चुका है जेएसएससी के एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा, दूसरे एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इन्होंने हाथ से लिखा पूरा संविधान, और इन्होंने जो लिखा, एक कॉपी लिखा हिंदी में और एक जो है वो इंग्लिश में, एक हिंदी में और एक आपका किसमें, इंग्लिश में। हाथ से लिखा इन्होंने, 6 महीने लगे थे इन्हें लिखने में, लेकिन 1 भी रुपया इन्होंने मेहनताना नहीं लिया था। बस इन्होंने जो है वो संविधान सभा के मेंबर से बस एक ही चीज मांग की थी कि हर पेज में हम अपना नाम लिखेंगे, संविधान के हर पेज में अपना नाम लिखेंगे। तो जो मूल संविधान है उसके हर पेज में इनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक कॉपी हिंदी में तैयार हुआ और एक कॉपी इंग्लिश में तैयार हुआ। ध्यान रखिए, इंग्लिश में एक और कॉपी बना, ठीक है, लेकिन वो लिखा नहीं गया बल्कि उसको प्रिंट किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि इंग्लिश में 2 कॉपी, एक हैंड से लिखा इन्होंने और एक प्रिंट किया गया। तो ये प्रिंट कहाँ पे हुआ, देहरादून। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड, देहरादून में प्रिंट हुआ। ठीक है, ये भी पूछता है कि कहाँ पे प्रिंट हुआ, तो टोटल 3 कॉपी बना, हिंदी में 1, इंग्लिश में 2,
और ये तीनों ही कॉपी जो है, तीनों ही जो मूल कॉपी है वो अभी भी आपका जो संसद है, पार्लियामेंट, वहां पे एक सेंट्रल हॉल है, उसी सेंट्रल हॉल में सुरक्षित रखा गया है। एक कक्ष में, एक आप कह सकते हैं बॉक्स टाइप का है, उसी में सुरक्षित रखा गया है। और क्वेश्चन ये बनता है कि उस कक्ष में हीलियम गैस भरा हुआ है। हीलियम गैस इसलिए भरा है ताकि वो खराब ना हो, नष्ट ना हो, ठीक है, ओपन छोड़ देने से नष्ट हो सकता था। तो हीलियम गैस के चैम्बर में इसको रखा गया है सुरक्षित, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे बनता है, यदि कभी आप देखे हो कहीं, तो संविधान के हर पेज में चित्र भी बना है, ठीक है, चित्र बना है। तो जो चित्र बनाने का काम किया है वो नंदलाल बोस ने किया है। नंदलाल बोस ये शांति निकेतन से जुड़े हुए थे, शांति निकेतन संस्था जानते होंगे, तो उन्हीं से ये जुड़े हुए थे और इन्होंने चित्रकारी बनाया है और हाथ से पूरे मैटर को लिखा किन्होंने, इन्होंने लिखा है, ठीक है। चलिए अब सोचिए थोड़ा सा यहाँ पे कि उतनी सारी समितियां हैं, ये है वो है, यदि कुछ कानूनी पचड़ा या कानूनी लफड़ा कुछ आ जाए तो एक कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना जो सलाह दे। जब किसी सलाह की जरूरत हो तो किससे लोग सलाह लें? तो ध्यान रखिए, सर BN राव, पूरा नाम बेनेगल राव, इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, ठीक है। यदि किन्हीं को सलाह लेनी हो तो इन्हीं से सलाह ले सकते हैं, सर BN राव। ये भी कानून के बहुत बड़े जानकार थे और इनका नाम आप सुने होंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें जज बनने वाले पहले भारतीय हैं BN राव। इन्हीं को जो है वो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो समितियां बनी थी, हम बोले थे टोटल कितनी समितियां बनी थी? 17। उन समितियों में से कौन कौन सी समिति हैं और उस समिति के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखिए, हम यहाँ बता तो जरूर रहे हैं, लेकिन जब तक आप उस वर्ड को नहीं समझेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा और समझाना अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंतजार करिए, आगे आएगा तो समझ पाइएगा, ठीक है। चलिए हम बात करें यहाँ पे संघ संविधान समिति, ठीक है। संघ संविधान मतलब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये जो समिति था इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बात करेंगे प्रांतीय संविधान समिति। संघ मतलब सेंटर, केंद्र, प्रांतीय दैट मीन्स राज्य, तो इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चीज आप याद रख सकते हैं कैसे, आपको पता हो ना पता हो तो आगे बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सभी रियासतों को एक किया था, मिलाया था, भारत में मिलाया था। तो प्रांतों को मिलाने का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था और इन्हीं को प्रांतीय संविधान समिति का क्या कहेंगे, अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रारूप समिति हो गया और फिर संचालन समिति, संचालन को इंग्लिश में कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी। तो इस संचालन समिति के जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कैसे याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन थे पूरे संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति का भी अध्यक्ष किन्हें बनना चाहिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा निर्माण समिति के भी अध्यक्ष थे, झंडा निर्माण या निर्मात्री समिति के भी अध्यक्ष थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये समिति एडहोक था। एडहोक का मतलब होता है कि जो कुछ समय के लिए बने और किसी एक विशेष काम के लिए बने। वैसे सारी समितियां किसी विशेष काम के लिए थी, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए था, इसलिए इनको क्या कहा गया, एडहोक, ठीक। तो झंडा निर्मात्री समिति ये एक एडहोक समिति थी और इसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पे एक विवाद है जिसका चर्चा हम करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे, ठीक है। और कई समितियां हैं, आप नोट से पढ़िए, हम अगले वीडियो में आपको एक दो और समिति समझा देंगे। अभी आप ये 4 याद रख लीजिए, प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ जवाहरलाल नेहरू। आप ये जवाहरलाल नेहरू कैसे याद रखेंगे, प्रधानमंत्री बने थे पहले, आपको याद हो, तो प्रधानमंत्री तो संघ में होते हैं, केंद्र में होते हैं, तो समिति कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं संविधान सभा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य। तो उसमें एक है आपका 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय झंडा को अपनाया गया कि ये हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा होगा। आप जानते होंगे हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो इस तरह से है ना, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 होता है। ये लंबाई और ये चौड़ाई का रेशियो 3:2 होता है। दैट मीन्स मान लिया जाए यदि ये 3 मीटर रखेंगे तो ये 2 मीटर रखना होगा। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हुआ? 3:2। कभी कभार उलट कर लिखता है कि चौड़ाई और लंबाई,
तो आप बताइए चौड़ाई तो 2 है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2:3। लंबाई चौड़ाई 3:2 और चौड़ाई लंबाई बोला तो 2:3। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, कई बार मैंने देखा है। तो ये छोटा सा चीज, इसको कम से कम गलती ना करें, ठीक। और उसके बाद आप जानते होंगे कि 3 कलर है, उस तीनों कलर का अपना कुछ मायने है, और एक चक्र भी है, उस चक्र का भी अपना मायने है। आप नोट से थोड़ा पढ़िए, हम उसको डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आप ये फिलहाल याद रखिए 3:2 और 2:3। और इस झंडे का जो डिजाइन है वो तैयार किया गया है पिंगली वेंकैया के द्वारा। अभी जो झंडा हमारे देश में है उसका डिजाइन इन्होंने तैयार किया है, ठीक है। नेक्स्ट इनका काम जो है वो 24 जनवरी, ये अंतिम बैठक है, आपको पता हो, अभी हम बताए। इसी दिन जो है वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगान जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे नेशनल एंथम, और राष्ट्रगीत जिसको कहेंगे नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रगान कौन है? जन गण मन, और राष्ट्रगान नेशनल एंथम है, और राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम। बोलिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, एक गान है एक गीत है। वैसे यदि डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो दोनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, बस यहाँ अलग है, बाकी हम लोग एक ही चीज समझते हैं। तो ये बस ध्यान रखिए, आपको पता हो कि जो जन गण मन है इसकी रचना किन्होंने की है? तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक। और इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इन्होंने ही किया है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक। राष्ट्रगीत की बात करेंगे तो इसकी रचना करने वाले कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, और उनका एक ग्रंथ है आनंद मठ, उसी में इन्होंने जो है वो इस गीत की रचना की थी। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले थे अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष, ठीक है। और एक दो जानकारी है, अभी इतना देख रहे हैं, बचा हुआ जानकारी राष्ट्रीय पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा हम डिस्कस करेंगे। अब आज क्लास का लास्ट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि देखिए, जब संविधान सभा का गठन हुआ ना, तो संविधान सभा के गठन के साथ साथ एक मंत्री परिषद का भी गठन किया गया था, अंतरिम मंत्री परिषद, इसको इंग्लिश में कहें तो इंटरिम। इस अंतरिम मंत्री परिषद में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और बाकी मिनिस्टर बने। और जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो स्वतंत्र भारत में भी एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। एग्जाम में ये वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा पूछता है कि स्वतंत्र भारत में जो मंत्रिमंडल बना उसमें कौन रक्षा मंत्री थे, कौन श्रम मंत्री थे। तो हम इसका चर्चा कर रहे हैं, ये नहीं पूछता, वैसे नोट्स में वो चीज भी दिया हुआ है। तो हम अभी देखते हैं कि जो स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल रहा 1947 में, उसमें कौन जो है कौन कौन मिनिस्टर थे, और 2-3 तो आपको पक्का याद हो जाएगा आज, ठीक है। प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन थे? तो डॉक्टर नहीं कहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये सभी को पता है। बात करेंगे रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री थे बलदेव फड़के, बलवंत फड़के, ठीक है। बात करेंगे श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम। बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर। और महिला है, फीमेल है, एकमात्र महिला थी पूरे मंत्रिमंडल में। क्वेश्चन पूछता है कि पहली महिला जो मंत्रिमंडल में शामिल हुई, तो राजकुमारी अमृत कौर, ठीक। कानून मंत्री की बात करें तो सबसे बड़े कानून के जानकार कौन है भाई? भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये क्या बने? कानून मंत्री, ठीक है। उसके बाद रेलवे मंत्री जॉन मथाई, वाणिज्य मंत्री एच भाभा, ये परमाणु से जुड़े हुए बहुत बड़े जानकार हैं, वैज्ञानिक थे। के बाद और भी हैं, जैसे संचार मंत्री, ठीक है, तो ये आपका है अहमद किदवई, ठीक। अब इसमें आपको कितना याद हुआ नहीं याद हुआ तो नहीं पता, लेकिन देखिए हम कुछ कुछ यहाँ पे याद कराते हैं। ये याद होगा सभी को, एकदम मानते हैं, ये भी सभी को याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए रक्षा मंत्री, रक्षा करने के लिए क्या होना चाहिए? बल, तभी तो रक्षा कर पाएंगे। और मंत्री कौन? बलवंत, ठीक। यहाँ पर चले जाइए श्रम। अब जब श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो पूरे जग में आपका नाम होगा, तो श्रम करेंगे तो जग में नाम होगा, जगजीवन राम, ठीक है। स्वास्थ्य, हेल्थ, यहाँ पे नाम में क्या है इनका? अमृत। सोचिए अमृत पियेंगे तो आपका स्वास्थ्य कैसा हो जाएगा? बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये चीज तो याद रह ही जाएगा, ठीक। उसके बाद एक और यहाँ पे बात करें शिक्षा मंत्री,
तो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखिए एपीजे अब्दुल कलाम मत समझ लीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम अलग है और ये अलग है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये थे शिक्षा मंत्री। ये कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए शिक्षा और ये कलाम नहीं, आप इसको कलम पढ़िए। ध्यान रखिए हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, बस मेरा पर्पस है कि किसी तरह से याद हो, ठीक है। तो कलाम कलम की तरह लग रहा है तो शिक्षा मंत्री वो हो गए कलम। तो कम से कम ये सब में तो शायद अब कंफ्यूजन आपको ना हो। और ये रेलवे मिनिस्टर इतना ज्यादा और रिपीट ही होता है कि आप इसमें फिर कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, आपको कभी कंफ्यूजन।